हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑन ऑसिलेशन। यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए उसे भी सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकल कर आया था विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। यहाँ पर हम जानते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फ्रीक्वेंसी वाज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L। सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L। ये हमें पता है। इसके बाद अब हमें क्या चीजें लगने वाली है, तो मैंने बोला था जब आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो हमने पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस देखे थे वहां पर जो थ्योरी समझी थी उसका काम आने वाला है। अब वो क्या थ्योरी है, तो उन्हें नटशेल जो मुझे सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट चीजें आएगी उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो सपोज दिस इज अ पाथ ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसे लेट देयर आर टू डायमीटर्स, लेट देयर बी टू डायमीटर्स, और इस डायमीटर में हम कुछ पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से याद हो, सो दिस यूज टू बी हाईएस्ट पॉइंट, दिस यूज टू बी लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस यूज टू बी मिडल पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती थी वो मैक्सिमम होती थी विच इज अंडर रूट ऑफ 5 rg, अगर पार्टिकल को जस्ट अपना सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट करना होता है तब। और जो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी इट वाज मिनिमम वेलोसिटी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ rg, और m के लिए इट वाज अंडर रूट ऑफ 3 rg, राइट। उसके बाद में हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी किसके साथ मिलकर बनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन पे है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज माय टोटल एनर्जी। इफ अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर बीच में कहीं तो है जहां पर उसने वर्टिकल से सम एंगल पर वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ऐसे केस में द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये मान लीजिए थीटा वाली पोजीशन है तो टोटल एनर्जी एट थीटा, मैं ये बोल सकता था कि दिस एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन। तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज नथिंग बट टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। और ये सारी चीजें चल रही थी। अब हमें क्या समझना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर को मैं फिक्स पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ एंड आई एम हैंगिंग अ सिंपल पेंडुलम हियर लाइक दिस, राइट। अब देखिए ये जो लेंथ है पेंडुलम की, दिस लेंथ ऑफ पेंडुलम एक्चुअली रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरह काम करता है। सेकंडली जो वेट होता है mg विच एक्ट्स डाउनवर्ड, राइट। और जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है उसे हमने टी डैश लिखा है। अगर पेंडुलम ऑसिलेशन नहीं कर रहा होता, वो स्टेबल होता, इक्विलिब्रियम में होता, तो mg इज इक्वल टू टी डैश होता है। लेकिन हम जानते हैं कि भैया जब वो ऑसिलेशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज अ रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या आता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है। और अगर हमें इस टेंशन को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है? सेंट्रीपिटल फोर्स और जो mg वाले कंपोनेंट है उन्हें ऐड करना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा था, मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वो जो पर्टिकुलर पार्ट है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला, उसको जाके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है आपने तो आप पिछले फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में उसको ढूंढ के देख भी सकते हैं। चलो लौट कर आते हैं अपने सिंपल पेंडुलम पे। अब ये जो पर्टिकुलर पेंडुलम है ये इस तरीके से क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग विल मेक सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। बाकी चीजें मैं हटा रहा हूं यहां से, ओनली दिस इज टी डैश। और एफ सी पी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको मैंने नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में लिख कर रखा है। तो सपोज पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग और सॉरी द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग एंड ड्यूरिंग ऑसिलेशन सपोज इट हैज मेड एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, चलेगा। अब थीटा पोजीशन पे हमें कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? तो एज अ questioner I can ask you what is the velocity of this particle when it is moving towards mean position or away from mean position during angular displacement theta,
ये मैं पूछ सकता हूँ, उसकी एनर्जी भी आपसे पूछ सकता हूँ, है ना। सो कई तरीके की चीज़ें होती है। इवन जब है ये जो पर्टिकुलर पेंडुलम है, अगर ये सर्टेन एंगल थीटा पे है तो उस स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस दी जाती है, और न केवल डायरेक्टली पेंडुलम से रिलेटेड ऐसे टेंशन वाले क्वेश्चन, बट अलग तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आप एनर्जी का यूज़ करके, मतलब ये पर्टिकुलर पेंडुलम किस पोजीशन पे है और उसके अंदर कितनी एनर्जी है उसको कंसिडर करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ व्हाट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रिक्वायर्ड इज फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मैं अगर टेंशन इन स्ट्रिंग को, टेंशन इन स्ट्रिंग या फिर पेंडुलम कह दीजिए, पेंडुलम अगर मैं पता करना चाहता हूं एट पोजीशन थीटा, कहां पर, एट थीटा, तो इसका फॉर्मूला था टेंशन जिसे मैंने लिखा था टी डैश, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज एम जी कॉस ऑफ थीटा? तो टेंशन को बैलेंस करने वाला जो कंपोनेंट होता है ना एम जी का, वो आता है यहाँ पे। और एक रिस्टोरिंग फोर्स तो हमें पता ही है, एम जी साइन थीटा, और डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स था एम जी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। बाकी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है ना। सो T dash is FCP, that is centripetal force plus mg cos theta. So I can write T dash is nothing but, अब centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, mv square upon r, but r is nothing but L here, which is length of simple pendulum, plus mg into cos of theta. तो जो भी लेंथ ने एंगल बनाया होगा वर्टिकल से, that theta is there. v जो है, v is the velocity at that particular angular displacement. तो थीटा पर इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज v थीटा। ठीक है, तो ये जो है भैया जनरल एक्सप्रेशन है टू फाइंड टेंशन एट एनी एंगुलर पोजीशन फ्रॉम द वर्टिकल। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे मैक्सिमम टेंशन पता करना है टी मैक्स, तो हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया जाए तो जो लोवेस्ट पॉइंट पर हमारा पेंडुलम होता है एट दैट लोकेशन ओनली टेंशन रिमेन्स मैक्सिमम। एंड टी मैक्स को मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी एम वी का स्क्वायर। अब चूंकि वो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी तो एम वी एल का स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। थीटा की वैल्यू क्या होगी लोवेस्ट पॉइंट पे 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो आई विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग, टी मैक्स बिकम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी। ये हमें पता होना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो, अगर पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड को रीच कर चुका है, मान लीजिए ये जो यहाँ पर मैंने थीटा दिखाया है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड को बताता है, अब इससे दूर नहीं जाने वाला है पेंडुलम, मैक्सिमम यहीं तक जा सकता था, वो वापस आएगा। अगर पर्टिकुलरली आपका पेंडुलम एम्पलीट्यूड शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ थीटा या इट इज एट द एम्पलीट्यूड, देन टेंशन विल रिमेन मिनिमम। सो टेंशन इज मिनिमम कहाँ पे, एट एम्पलीट्यूड। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और हमें ये टेंशन के साथ साथ और एक चीज का काम पड़ने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब अलग अलग पॉइंट पर जो एनर्जीज होती है उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला, एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सपोज पार्टिकल सॉरी माय पेंडुलम इज एट थीटा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल एंड इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको मिलकर बनता है हमारा टोटल एनर्जी। दैट दिस पर्टिकुलर टोटल एनर्जी वी विल बी कंपेयरिंग विथ अदर पोजिशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो इन फर्स्ट इंस्टेंस वी हैव सीन टेंशन एट थीटा लोकेशन, देन मैक्सिमम टेंशन एंड लोवेस्ट टेंशन। तो अभी जो ये पार्ट है ना लोवेस्ट टेंशन मैक्सिमम टेंशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पेंडुलम का पोजीशन। सो पहली अगर चीज है, इफ थीटा इज एम्पलीट्यूड, अगर मान लीजिए कि जो थीटा विच इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक एम्पलीट्यूड है, अब वो मैक्सिमम थीटा है, ऐसे केस में याद रखना हमारा पर्टिकुलर पेंडुलम जब एम्पलीट्यूड तक चले जाएगा तो उसके बाद तो वो जाने वाला नहीं है, अब उसको डायरेक्शन चेंज करके वापस आना है, तो मोमेंटरीली इसकी जो वेलोसिटी होती है एट थीटा लोकेशन वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो आई एम राइटिंग हियर, प्लीज सी केयरफुली, v थीटा बिकम्स इक्वल टू 0। देन फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ टेंशन टी डैश, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन एल। सो v की जगह लिख रहा हूँ मैं v थीटा
प्लस एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए चूंकि वी थीटा की वैल्यू 0 है, सो आई कैन राइट सिंपली 0 प्लस एम जी कॉस थीटा। दैट मीन्स टेंशन or the minimum tension when my pendulum is at amplitude is given by mg cos of theta. This is my फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है वो है एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। सो एज पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत ध्यान से समझना, कब, व्हेन थीटा इज एट एम्पलीट्यूड। ध्यान से समझो, अगर मैं लोवेस्ट पोजीशन को एम्पलीट्यूड से कंपेयर करूं तो लोवेस्ट पोजीशन में टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड के पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट थीटा पोजीशन, and total energy at lowest position is nothing but only kinetic energy which is given by half m v l का square would be equal to total energy at amplitude क्या रहेगा, only potential energy which is given by m g h। अब देखो what is h? h is height of pendulum from my reference, और reference मेरा lowest point है, तो यहां से ये जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूं डिस्टेंस, दिस इज माय हाइट। और ये हाइट कैसे पता चलती है? सो हमने कैलकुलेट किया था व्हाइल स्टडीइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस h इज गिवन बाय, अलग कलर का पेन लेता हूं मैं, ठीक है। सो यहां पर लिख रहा हूं दिस h इज गिवन बाय h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो ये जो h की वैल्यू है दिस इज r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और आप इसको लिख सकते हो h इज नथिंग बट l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से mgh के जगह अब मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट हाफ एम वी एल का स्क्वेयर इज नथिंग बट एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, और दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी। ये भी रिलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरियस एलिमेंट्स फॉर द न्यूमेरिकल। अब ये बात कहाँ तक वैलिड है? अगर हमारा थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर थीटा एम्पलीट्यूड नहीं है तो ध्यान से समझो, सेकंड थिंग, इफ थीटा इज नॉट एम्पलीट्यूड, ऐसे केस में जो v थीटा है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर थीटा वाले लोकेशन पे पेंडुलम के पास पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट थीटा पोजीशन, बट लोवेस्ट पोजीशन वी ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ एम वी एल का स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम वी थीटा का स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वुड बी एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट अटेंड फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन की ये जो हाइट है h, इसे मैंने mgh से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला विल बी अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई होप मैंने अभी तक जितना आपसे डिस्कस किया है वो आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजीली ये चीजें क्लियर होती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। यस, सो क्या दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम? द ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। अब देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ योर पेंडुलम, राइट? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर? बिल्कुल। सो टी स्क्वायर इज नथिंग बट सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय एल, राइट? अब देखो ये जो रिलेशन है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एल, ये रिलेशन होता है पैराबोला का। इसका रिलेशन होता है पैराबोला का। तो आई कैन से दैट पर्टिकुलर ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज पैराबोला। अगर आपसे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल पूछा जाता तो हमें रिलेशन लिखना पड़ता स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है तो स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे सर पैराबोला कैसे आया, तो मान लो मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट की वैल्यू को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, सो आई कैन राइट टी स्क्वेयर इज नथिंग बट एल। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर मैं टी प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर एल प्लॉट कर रहा हूँ, तो इनिशियली क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है इन बिटवीन एल एंड टी। लेकिन आप देखोगे कि एल जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा इवन टी और टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उस स्मॉल अमाउंट के स्क्वायर के फॉर्म में हमें लेंथ इंक्रीज होते हुए दिखने वाली है। इसलिए आप देखोगे तो एल ट्रिमेंडसली बढ़ने लगती है कंपेयर टू टी। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ का नेचर है, दिस ग्राफ का नेचर इज अ ग्राफ इज ऑफ पैराबोला एंड दैट्स व्हाई दिस इज पैराबोला। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट, तो हमारे घर में जैसे क्लॉक होती है ना, तो ये एक पेंडुलम क्लॉक है। इट इज रनिंग फास्ट इन ऑर्डर टू करेक्ट इट। अब फास्ट नहीं घूमना चाहिए, उसने फास्ट नहीं घूमना चाहिए, मतलब जब वो क्लॉक अपना टाइम दिखा रहा होगा तो इसका जो पेंडुलम है वो भी फास्ट ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्लॉक को करेक्ट करना है तो बेसिकली पेंडुलम का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फास्ट घूम रहा है इसका मतलब टी जो है वो बहुत कम है, और अगर मुझे इसको स्लो करना है तो टी को, टाइम पीरियड को बढ़ाना होगा। और अगर टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, हम जानते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। तो लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो वी विल बी हैविंग इंक्रीज इन द टाइम पीरियड एज वेल। सो विच ऑप्शन सूट्स अवर रिक्वायरमेंट? फर्स्ट ऑप्शन सेज रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हमने देखा भैया टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। रिड्यूस द मास ऑफ बॉब। अब भैया टाइम सिंपल पेंडुलम वाले केस में क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। थर्ड, रिड्यूस द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम रिड्यूस करेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम हुआ इसका मतलब बहुत फास्ट हो गई क्लॉक की रोटेशन, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव नाउ। अब क्या दिया है, इफ T1 and T2 are periods of oscillation of a simple pendulum on the surface of Earth having radius r, and at depth d from the surface the value of d is equal to, अब देखो t is directly proportional to, we can write under root of L divided by g, acceleration due to gravity on the surface of Earth। मान लो दिस इज माई फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब उन्होंने क्या बोला है, अर्थ का जो रेडियस है वो है आर, लेकिन एट डेप्थ डी उसका जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने T2 कहा है। पहले का टाइम पीरियड उन्होंने T1 बोला है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं। द टाइम T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L बाई जी, बट व्हेन सर्टन डेप्थ पर अगर मैं पेंडुलम लेके जा रहा हूं तब टाइम पीरियड T2 है, तो कैन आई राइट T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी एट सर्टन डेप्थ D। ऐसे में लिख सकता हूं, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। नाउ आगे क्या पूछा है उन्होंने, द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू, तो डी की क्या वैल्यू है ऐसा पूछा है, वो कितने डेप्थ पर होगा, तो डी का एक्सप्रेशन पूछा है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। याद रहेगा आपको, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो चलिए फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, हमें किसको, डी को फाइंड करना है, राइट। तो आई एम राइटिंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। चलो करके देखते हैं। सो दैट वुड बी T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, दिस वुड बी L बाय जी इंटू जी डी बाई एल। अब लेंथ तो चेंज नहीं होगी तो लेंथ लेंथ कैंसल। Now T1 upon T2 is equal to under root of GD is what? G into 1 minus D by R upon this is G। तो GG क्या हो गए भैया, कैंसिल हो गए। अब एक काम कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर वुड बी 1 माइनस D बाय R, और हमें सिर्फ D चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए T1 एक काम कर लेता हूं मैं, डी बाय आर को लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं। सो डी बाय आर इज एट लेफ्ट, सो बचेगा 1 माइनस T1 स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। सो डी वुड बी इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस T1 स्क्वायर अपॉन
t2 square. चलेगा? So this is our answer. Which option is actually matching with this? R into 1 minus t1 square upon t2 square. R into 1 minus t1 square t2. Yes, option A. A option is the correct option. Let's move ahead. Two simple pendulums of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. They will again be in a phase when the shorter pendulum has completed x oscillation. The value of x is. इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम जो डेटा दिया है गिवन डेटा उसे पहले समझ लेते हैं. सो मान लीजिए जो फर्स्ट पेंडुलम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज फर्स्ट पेंडुलम. तो फर्स्ट पेंडुलम की लेंथ जो है L1 विच इज 5 मीटर. तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसे मैं लिख रहा हूँ T1, and this T1 is directly proportional to under root of L1, that is under root of 5. So I am writing here T1 is directly proportional to under root of 5. अब second pendulum की लेंथ है L2 is 20 meters and we know भैया T2 is directly proportional to under root of L2. So I can write T2 is directly proportional to under root of 20. 20 is what? 4 into 5. 4 बाहर आएगा तो 2 root 5. ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक रेशियो निकाल रहा हूं T1 is to T2 का. तो क्या मिलेगा, अगर T1 रूट 5 है तो T2 is 2 times of रूट 5. सो दिस इज 1:2. ये 1:2 रेशियो किसका आया है, टाइम पीरियड का. जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है, ध्यान से समझना, N1:N2, ये उल्टा हो जाएगा, दैट वुड बी 2:1. बात आ रही है समझ में? तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा. अब लिख लिया मैंने, उन्होंने क्या बोला है, they will again be in phase when shorter pendulum has completed x oscillation. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रेशियो से हमें ये समझता है कि पहला पेंडुलम अगर 2 रोटेशन कवर कर लेता है, मतलब 2 ऑसिलेशन कवर करेगा, उतने समय में पहले ने कितने ऑसिलेशन कवर किए होंगे, फर्स्ट, एंड देन बोथ विल बी एट द सेम फेज, मतलब अब वो फिर से क्या करेंगे, ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेंगे. सो अगर उन्होंने बोला है कि शॉर्टर पेंडुलम हैज कंप्लीटेड एक्स ऑसिलेशन, तो एक्स ऑसिलेशन मतलब शॉर्टर पेंडुलम कौन सा है, हमारा फर्स्ट वाला पेंडुलम है 5 मीटर लेंथ वाला. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फिर 2 हो गई. सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स. सो माय आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ठीक है, चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा. क्या दिया है भैया यहाँ पे, 2 ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम्स with time period t and 4t/3 are in phase at a given time. They will be again in a phase after an elapse of time. तो टाइम कौन सा रहेगा जिसके बाद वो दोनों सेम ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो पहला पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड, और दूसरा पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड. दोनों जब पेंडुलम स्टार्ट करेंगे अपना ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया पहले का, लेकिन दूसरे का तो हाफ ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा. जब 2 सेकंड बीत जाएंगे तब जाके दूसरे का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा, और पहले के 2 ऑसिलेशन कंप्लीट होकर फिर से वो दोनों कहाँ पे होंगे, मीन पोजीशन पे होंगे, मतलब यहाँ से फिर वो अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 2 सेकंड बोथ आर इन फेज. और 2 सेकंड जो है वो दूसरे पेंडुलम का टाइम पीरियड है, जो मैक्सिमम वाला टाइम पीरियड होता है. यहाँ पर देखो 2 अलग अलग आपको टाइम पीरियड देकर रखे हैं, और हम देख पाते हैं जो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इट इज ग्रेटर देन फर्स्ट पेंडुलम. तो सेकंड पेंडुलम जब अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, है ना, सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो एक समय ऐसे आएगा जब ये दोनों कहाँ पे होंगे, मीन पोजिशन पे होंगे, एंड देयर फ्रॉम दे बोथ विल स्टार्ट देयर ऑसिलेशन. वो टाइम हमें पूछा है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन इट इज वेरी सिंपल. लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसी का हम रेफरेंस लेंगे. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ T1/T2 का रेशो. तो T1 इज व्हाट, T, और T2 इज हाउ मच, 4/3 टाइम्स ऑफ T. तो ये कट हो गया, तो T1/T2 का रेशो कितना आया है, दैट इज 3/4. ध्यान से समझो, व्हेन आई एम राइटिंग T1:T2, दिस इज 3:4. अब ये क्या बोलता है, अगर टाइम पीरियड T है, कैपिटल T अगर टाइम पीरियड है, तो आफ्टर 3t, मतलब 3 ऑसिलेशन किसके हो गए, पहले के, तब यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ T टाइम पीरियड जाने के बाद दोनों ही कहाँ मिलेंगे, हमें मीन पोजीशन पे मिलेंगे. फिर से एक बार ध्यान से समझो,
4 टाइम्स ऑफ टी जब पास होगा और 3 टाइम्स ऑफ टी जब पास होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ टी में पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा और यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ टी में सेकंड वाला जो पेंडुलम है उसका बॉब या फिर वो पेंडुलम पर्टिकुलरली मीन पोजीशन पे होगा एंड देन ऑनवर्ड्स ऑसिलेशन विल स्टार्ट। अगर आपसे पूछा होता कि चलो बताओ कितने रोटेशन के बाद होता, तो हम लिखते हैं n1:n2, तो n2 का रोटेशन होता 3, मतलब 3 ऑसिलेशन n2 के, और n1 के कितने ऑसिलेशन 4 होते। तो हम कहते हैं कि भैया n1 जब 4 ऑसिलेशन कर लेगा और n2 3 ऑसिलेशन कर लेगा, देन दे बोथ विल बी अगेन इन द सेम फेज। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार दो बार फिर से देखो, लास्ट जो हमने क्वेश्चन लिया है उसको भी रिवाइज करो, तब चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू सिंपल पेंडुलम्स हैव फर्स्ट ए bob of mass m1 and length l1, second b of mass m2 and length l2, और m1 is exactly equal to m2 ऐसा उन्होंने बोला है। तो दो पेंडुलम है, दोनों के मासेस सेम है और लेंथ जो है वो l1 और l2 ऐसी अलग अलग देकर रखी है। फिर उन्होंने बोला है दिस l1 is 2 times of l2, if their total energies are same देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा। सबसे पहले टोटल एनर्जी अगर सेम है, ध्यान से समझो, टोटल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बी, और चूंकि सिंपल पेंडुलम का मोशन एक एसएचएम होता है, तो एसएचएम में हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो ए का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए जो है, ए पेंडुलम, उसका जो ओमेगा होगा उसे मैं ओमेगा ए के सफिक्स से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड दिस वुड बी ओमेगा बी के सफिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चूंकि दोनों के मास सेम है तो मास हम कैंसिल कर सकते हैं, हाफ हाफ चले जाएगा। सो व्हाट वी विल हैव ओमेगा ए का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बी का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर चलेगा। नाउ उन्होंने बोला क्या है, इफ देयर टोटल एनर्जीज आर सेम देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, एम्पलीट्यूड ऑफ बी स्मॉलर देन ए, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह एम्पलीट्यूड को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा कौन बड़ा है, ऐसा उन्होंने पूछा है। अब ये करने के लिए हमारे पास जो ओमेगा ए और ओमेगा बी है उनकी वैल्यूज हमें स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखो उन्होंने ना इनिशियली कुछ डेटा देकर रखा है। क्या डेटा देकर रखा है कि L1 जो है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ L2 है। हम जानते हैं भैया T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L1 एंड T2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L2, बट L1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ L2 होने के कारण अगर मैं लिखता हूं T1 इज इक्वल टू, या फिर T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ L2 एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L2, अगर दोनों का रेशियो लिया जाए तो क्या होगा, T1 अपॉन T2 वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2:1। ठीक है। अब इनका यूज होगा ओमेगा के लिए। देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/t, तो यहाँ पर होगा 2π/ta इनका होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/tb टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम बी उसका स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब TA जो है, TA मतलब इसको यहाँ पर मैं T1 लिख रहा हूँ, सो TA इज √2 एंड TB वुड बी 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो TA के जगह में डायरेक्टली √2 लिखता हूँ, तो ये हो गया 2 इंटू पाई, इनका डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो 4π का स्क्वायर अपॉन TA का स्क्वायर वुड बी √2 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2π, दैट इज 4π का स्क्वायर अपॉन TB कितना है भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई स्क्वायर वैसे भी कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड बी का स्क्वायर। चलेगा। अब I can write here amplitude A का स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड B और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एम्पलीट्यूड A जो है
वो लार्जर है एम्पलीट्यूड ऑफ बी से. सो I can simply say here that amplitude of B is smaller than that amplitude of A. So option first देखिए, amplitude of B is greater than amplitude of A. नहीं हो सकता. Amplitude of B is smaller than amplitude of A. Now amplitude of B is smaller than amplitude of A. बिल्कुल ये correct है. Amplitude of both same नहीं है और amplitude जो B है it is not twice that of A. So option B is correct option. Option B is correct option. Now let's move ahead. So next question क्या दिया है? The length of simple pendulum is made 3 times the original length. If t is its original time period, then the new time period will be. बड़ा simple है. Length is made 3 times. So initial अगर time period t1 है, so that would be directly proportional to L. New time period को अगर मैं t dash लिखता हूँ, so it would be directly proportional to under root of 3 times of L. So t dash upon t का ratio क्या हो जाएगा? That would be √3 upon 1 and thus t dash is nothing but √3 times of t. ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था. सो B इज आवर करेक्ट ऑप्शन. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन थ्रू एन एंगल थीटा एंड देन रिलीज. मतलब ये जो पर्टिकुलर थीटा एंगल है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को. इफ दिस इज पेंडुलम, इसे हमने ऐसे पुल किया है कहां तक? अप टू एंगल थीटा, और यहां से फिर रिलीज किया है. तो क्या थीटा मेरा एम्पलीट्यूड है? बिल्कुल, थीटा इज माय एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट क्या बोला है? एंगल थीटा एंड देन रिलीज. द बॉब विल देन पास थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द स्पीड v. जब वो यहां से पास होगा तो जो लोवेस्ट पोजीशन होती है, मतलब वर्टिकल पोजीशन, इट इज एक्चुअली द पोजीशन हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी. और वो मैक्सिमम वेलोसिटी उन्होंने कितनी बोली है भैया? v बोली है. वेयर v इज इक्वल टू, तो ये v की वैल्यू को फाइंड करना है. तो हम जानते हैं कि जब कभी पर्टिकुलरली ऐसी केस होगी तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू, चूंकि ये एम्पलीट्यूड पे है तो एम्पलीट्यूड पे सिर्फ क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है थीटा लोकेशन पे. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा. अब भैया एम तो कैंसिल हो गया, 2 जो है वो राइट में चले जाएगा न्यूमरेटर में. सो वी एल का स्क्वायर वुड बी ट्वाइस ऑफ g into L 1 minus cos of theta and thus VL would be is equal to under root of twice of GL 1 minus cos of theta. है कि नहीं? सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे यहाँ पर? यस, ए का ऑप्शन इज करेक्ट, ट्वाइस ऑफ GL 1 minus cos theta. तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर. याद रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल सॉल्विंग सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड. अ पेंडुलम बॉब हैज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन. तो फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन, राइट. यहां जो V मैक्स है, V मैक्स, या इसको मैं VL भी लिख सकता हूं. इट इज हाउ मच? 4 मीटर पर सेकंड. एंड लेट्स से दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे जा सकता है वो. द पेंडुलम इज 1 मीटर लॉन्ग. तो भैया लेंथ भी देकर रखी है पेंडुलम की. एल इज हाउ मच? 1 मीटर. अच्छा एक बात बताना, अगर लेंथ 1 मीटर है तो वो कौन सा पेंडुलम होगा अर्थ पर? ऑब्वियसली वो होगा सेकंड्स पेंडुलम. तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड. तो आई कैन डायरेक्टली राइट टाइम पीरियड एज 2 सेकंड अगर वो अर्थ पर है तो. अदरवाइज फिर वैल्यू चेंज होती जाएगी. आगे, when the length of string makes an angle 60 डिग्री with the vertical, जब इस लेंथ ने कितना एंगल बनाया होगा? 60 डिग्री with the vertical, the speed of bob at that position is. तो यहां पर हमें ऐसा पूछा है, देखो ध्यान से समझो, हमारे जो स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है एंड स्टिल पेंडुलम जो है वो मूव हो रहा है विथ सम वेलोसिटी. उसको मैं लिख रहा हूँ वी थीटा, वेयर एज थीटा इज हाउ मच? 60 डिग्री. अब हमें उन्होंने वी थीटा को फाइंड करने के लिए बोला है. कैसे फाइंड करेंगे? तो सीधी सी बात है, हमारे पास अगर वी मैक्स प्रेजेंट है तो हम काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर चूंकि थीटा प्रेजेंट है मेरे पास तो मैं
पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट थीटा लोकेशन को इक्वेट कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट से। तो एज पर लॉ ऑफ आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट थीटा पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पोजीशन राइट नाउ। चलो देख लेते हैं। सो दिस वुड बी हाफ ऑफ एम वी एल का स्क्वेयर, वी एल इज वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वी एल का स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी थीटा का स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं हाफ को कैंसिल करता हूं तो यहां पर यहां इस पोजीशन पर मुझे क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। फिर m जो है वो तीनों ही जगह अवेलेबल है तो उसको भी कट कर लेता हूं। तो क्या बचता है मेरे पास, वी एल का स्क्वेयर इज इक्वल टू वी थीटा का स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इतना बचता है। चलो वी एल की वैल्यू देकर रखी है, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर हो गया भैया 16 इज इक्वल टू वी थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी देकर रखी है, तो उन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड यूज करने के लिए। सो आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस विथ 10 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 1 मीटर है। सो 1 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 राइट 0.5। सो 1 माइनस 0.5 इज अगेन 0.5 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16 इज इक्वल टू वी थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इज 20, 20 इंटू 1/2 अगेन 2 1 जा 2, this would be 10. So 16 minus 10 is equal to v theta का square, that would be 6 is equal to v theta का square. So I can simply write भैया v theta is under root of 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। ये आई थिंक ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन लिया था ना, क्या लिया था उसमें कि कैसे अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी और अलग अलग पोजीशन पे एनर्जी वेरी करते हैं, उसे फिर से एक बार देख लो, फिर इस प्रॉब्लम को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ एन एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा। अब सीधा ही बोल दिया है भैया, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन, क्योंकि अगर ये थीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड है तो वी थीटा की वैल्यू 0 होती है, ऐसा हमें पता चलता है। देन आगे क्या बोला है, इफ द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स द मिनिमम टेंशन देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब देखो सबसे पहले थीटा अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड है तो मैं कह सकता हूं दैट काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू ओनली पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पोजीशन, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है। तो क्या हाफ ऑफ एम वी एल का स्क्वेयर कैन ऑल्सो बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एम जी इंटू एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को मैं उधर लेकर जा सकता हूँ। सो वी एल का स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, पूछा क्या है हमें, वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालने के लिए एक इक्वेशन में 2 अननोन वैल्यूज नहीं चाहिए। यहाँ पर वी की वैल्यू पता है क्या, हमें नहीं। अगर वी की वैल्यू ही नहीं पता तो हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, हमें अननोन वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। अब इस अननोन वैल्यू को हटाने के लिए हम सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं, विच इज मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स द मिनिमम टेंशन। अब मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, देखिए जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना इस पार्ट का, वहां पर देखा था समवेयर हियर। यस देखो मैक्सिमम टेंशन इज गिवन बाय एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, और मिनिमम टेंशन कहाँ पर पॉसिबल होता है, जब आपका थीटा एज एन एम्पलीट्यूड होता है तो टी मिनिमम इज गिवन बाय ओनली एम जी कॉस थीटा। इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो लेट अस यूज दिस। सो एज पर गिवन कंडीशन आई एम राइटिंग इट हियर। So T max, maximum tension is 4 times of T minimum and maximum tension is M
वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। हो गया। चलो अब देखो m तो तीनों एक्सप्रेशन में है, m वैसे ही कैंसल हो जाएंगे। वी विल हैव वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब वी एल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ट्वाइस ऑफ जी एल वन इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो आई एम राइटिंग दिस ट्वाइस ऑफ जी इंटू एल वन माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एल प्लस जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी कॉस ऑफ थीटा। अब एल एल कैंसिल हो गया तो क्या बचता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एल वन माइनस कॉस ऑफ थीटा ट्वाइस ऑफ एल ट्वाइस ऑफ जी सॉरी, सो ट्वाइस ऑफ जी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ट्वाइस ऑफ जी को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी कॉस थीटा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस 2 टाइम्स ऑफ जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी कॉस थीटा। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए ट्वाइस ऑफ जी प्लस जी दैट वुड बी थ्राइस ऑफ जी, यहां पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू 4g cos थीटा। उसमें फिर हम ऐड कर लेंगे, ये माइनस उधर चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2g cos थीटा। सो 4g cos थीटा प्लस 2g cos थीटा दैट इज 6g cos थीटा। सो इट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ g इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जी क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। सो कॉस थीटा क्या बचा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, 3/6 आएगा ना, तो 3/6 इज 1/2। सो कैन आई से थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 0.5 एंड दिस इज अवर आंसर। सो क्या आंसर है, कॉस इनवर्स ऑफ 0.5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल कीपिंग एम्पलीट्यूड सेम देन इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी एट अ प्लेस विल बी। देखो क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज मेड 1/3। सो अगर इनिशियल लेंथ एल है तो न्यू लेंथ कितनी बनाई है उन्होंने, न्यू लेंथ L2 इज टेकन एज L/3। दोनों का एम्पलीट्यूड उन्होंने सेम रखा है ऐसे बोला है। देन इंक्रीज इन टोटल एनर्जी एट अ प्लेस विल बी। सो टोटल एनर्जी क्या होती है, देखो टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। सो पहले के लिए मैं ले रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ वन दैट इज E1 इज इक्वल टू 1/2। अब जो पर्टिकुलर पार्टिकल है या पेंडुलम है उसका मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो m जैसे का वैसे ही रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर वुड बी 2π/t। सो दैट वुड बी 4π स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर में लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया E1 का एक्सप्रेशन। वैसे ही E2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ ऑफ m, ध्यान से समझो, 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर पहले का टाइम पीरियड T1 लिखता हूं मैं तो सेकंड का टाइम पीरियड हो जाएगा T2। अब टाइम पीरियड में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द लेंथ में चेंज है। सो T2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, क्या एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है, नहीं, तो एम्पलीट्यूड को वैसे ही वैसे रखना है। अब आपसे पूछा है इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी एट दैट प्लेस विल बी। तो अगर मैं E1 और E2 को एक रिलेशन में लेकर आता हूं, मतलब उनका अगर रिलेशन फाइंड करता हूं तो पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा है या छोटा है। सो इफ आई टेक अ रेशियो ऑफ E2 अपॉन E1, तो E2 अपॉन E1 का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हाफ दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, मास भी कैंसिल हो गया, एम्पलीट्यूड भी कैंसिल हो गया, 4π स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। सो E2 अपॉन E1 वुड बी T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सो दैट कैन बी रिटन एज T1 स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। नाउ आई एम राइटिंग E2 अपॉन E1 हियर। अब जानते हैं भैया टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है, तो यहाँ पर T1 का स्क्वायर होगा तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ L1, और नीचे T2 है तो T2 का स्क्वायर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ L2 का स्क्वायर दैट इज L2। ये आ गया भैया L1 अपॉन L2। अब देखो ध्यान से, E2 अपॉन E1 वुड बी इक्वल टू, L2 कितना दिया है, 1/3 टाइम्स ऑफ L1, 1/3 टाइम्स ऑफ L1। सो आई कैन सिंपली राइट, अगर मेरा L1 L है एंड L2 इज L/3, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, कैंसिल हो गया ये। सो E2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा। E2 वुड बी 3 टाइम्स ऑफ E1 एंड दैट मीन्स माई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, A simple pendulum starts oscillating simple harmonically from its mean position where x is equal to 0। भैया सिंपल सी बात है, सिंपल पेंडुलम अगर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, और जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर लेता है देन x बिकम्स इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड a, ये हमें पता है। नाउ तो सिंपल पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन वेयर x इज इक्वल टू 0 विथ एम्पलीट्यूड a। सो एम्पलीट्यूड ए को उन्होंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है एंड पीरियोडिक टाइम टी, सो पीरियोडिक टाइम टी को टी ही रखा है। पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम एट एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2। अब देखो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई बाय टी अंडर रूट ऑफ ए एम्पलीट्यूड इज गिवन एज स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस एक्स इज व्हाट ए बाय 2, तो स्मॉल ए बाय 2 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नाउ वी वुड बी 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पर देखिए 1 ए स्क्वायर से 1/4 ए स्क्वायर अगर चला गया तो व्हाट वी विल हैव 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, सो वी वुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा ए, 4 बाहर आएगा तो दैट वुड बी 1/2 रहेगा एंड अंडर रूट में 3 जैसे का वैसा, 2 अगर कैंसिल हो गया तो v क्या बचा है, v इज √3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू ए अपॉन टी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, चलेगा ना। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर ना टेक्निकल ग्लिच के कारण मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है, एनीवे चलो। A small sphere oscillates simple harmonically in a watch glass whose radius of curvature is 1.6 meter. The period of oscillation of the sphere is। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बोला है कि एक स्मॉल स्फीयर ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट हो रहा है किसमें, वॉच ग्लास में। अब वॉच ग्लास मतलब कुछ नहीं है, एक हाफ हेमिस्फेरिकल बाउल होता है वो। तो ये अगर मान लीजिए मैं ऐसा ग्लास का बाउल बना रहा हूं, दिस इज द बाउल, ठीक है, ये बाउल अगर है तो इस पर्टिकुलर बाउल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो हो सकता है दिस इज अ स्मॉल स्फीयर, राइट, एंड दिस मस्ट बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो एक एंड से दूसरे एंड, फिर दूसरे एंड से पहले एंड, फिर पहले एंड से दूसरे एंड, और ये इसका ऑसिलेशन चल रहा है। तो हमें पूछा है भैया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, राइट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्फीयर इज। अब ये कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा वॉच ग्लास है इसकी रेडियस उन्होंने देकर रखी है, कितनी देकर रखी है, r इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अगर इस पेंडुलम को, सॉरी इस स्फीयर को मैं एक पेंडुलम मान लूं और जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा सो दैट वुड बी लाइक दिस, है ना, ये ऐसे आगे और पीछे ऐसे मूव हो रहा है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज नथिंग बट रेडियस हो गई। और हम जानते भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। जी को उन्होंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज टू बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो जस्ट कीप इट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग दिस एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एल, एल इज नथिंग बट आर विच इज 1.6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1.6 डिवाइड बाय 10 इज 0.16। अब 0.16 को बाहर लाना है तो कैसे होगा, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, अगर मैं 0.4 का स्क्वायर ले लूं, सो 0.4 का स्क्वायर वुड बी 16 दो डेसिमल, दैट इज 0.16। सो आई कैन सिंपली, what I can simply do here is t is equal to 2 pi under root of 0.4 में लिख सकता हूँ, that would be t is equal to 0.8 multiplied by pi। चाहो तो आप पाई से मल्टीप्लाई करो, बट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में डायरेक्टली दिया है 0.8 पाई सेकंड, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड नाउ। फिर एक नए तरीके का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू सिंपल पेंडुलम इज 4.3 एट द सेम प्लेस, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेंथ्स इज। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो देकर रखा है सी n1:n2, हाउ मच इट इज 4:3, मतलब अगर पहले के 4 ऑसिलेशन होते हैं तो दूसरे के 3 ऑसिलेशन होते हैं। टाइम पीरियड कैसे रहा होगा, बिल्कुल इसके उल्टा,
पहले का अगर टाइम पीरियड 3 सेकंड है तो दूसरे का रहा होगा 4 सेकंड, इस तरीके से हम ले सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेंथ। अब देखो n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब l का रिलेशन n के साथ उल्टा होगा, राइट। सो n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर वुड बी L2 डिवाइडेड बाय L1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेंथ, तो रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ L1, सो L1 अपॉन L2 अगर लिखना है, सो दिस वुड बी इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब बताओ N2 कितना है भैया, 3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज 16, सो 9 अपॉन 16 वुड बी माई आंसर, सो C इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 A and B pendulums begin to swing simultaneously. So एक A और B पेंडुलम, ऐसे दोनों पेंडुलम क्या हो रहे हैं, अपना SHM परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्ट में उन्होंने स्टार्ट जो है उन्होंने साथ में किया होगा, स्विंग साइमल्टेनियसली। द फर्स्ट पेंडुलम मेक्स 5 ऑसिलेशन। तो अगर पहले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को मैं N1 लिख रहा हूं तो N1 कितनी है, 5 ऑसिलेशन। When other makes 3 ऑसिलेशन, तब N2 कितने ऑसिलेशंस कर रहा है भैया, 3 ऑसिलेशन कर रहा है। द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ पेंडुलम इज, अब जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर आप करोगे तो यू विल गेट L2 अपॉन L1। पूछा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम A टू दैट ऑफ B, दैट मीन्स LA अपॉन LB वुड बी NB का स्क्वायर अपॉन NA का स्क्वायर। तो NB है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और Na कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, दैट मीन्स हमारा जो LA अपॉन LB का रेशियो है दैट वुड बी 9/25, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो सिंपल था, लेट्स मूव अहेड। द लेंथ्स ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ at an altitude h from the surface of earth are ls and lh। मतलब सेकंड्स पेंडुलम की बात हो रही है, जो हमें नोटिस करनी है चीज वो ये है, द पेंडुलम इज अ सेकंड्स पेंडुलम। हम जानते हैं अगर वो सेकंड पेंडुलम है, किसी भी यूनिवर्स में किसी भी लोकेशन पर वो अगर रहेगा तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कितना होता है, 2 सेकंड ही होता है। यहाँ पर बात करी है एक बार वो अर्थ के सरफेस पर है तब लेंथ ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय ls, और जब वो अर्थ से कुछ सर्टन हाइट पे चला गया होगा तब उसकी लेंथ को दिया है उन्होंने LH, ठीक है। तो ऐसे दो पेंडुलम एज अ सेकंड्स पेंडुलम एक्ट हो रहे हैं, वन एट द सरफेस एंड अनदर इज एट द हाइट h। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ r इज, तो हमें अर्थ की रेडियस पता करनी है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन लेंथ इज ls I can write t is equal to 2 pi under root of ls divided by g। तो इसको कंबाइन लिखता हूं, अंडर रूट ऑफ ls अपॉन g। और सेकंड इंस्टेंस में टाइम पीरियड फिर भी उतना ही रहेगा, बट एक्सप्रेशन वुड बिकम t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ lh अपॉन gh। व्हाट इज gh? gh is the acceleration due to gravity at that particular height from the surface of earth, ठीक है। तो ये हमारी हाइट है, इस पर्टिकुलर हाइट पे acceleration due to gravity कैलकुलेट करना है। अब कैसे करते हैं acceleration due to gravity at certain height, तो हमें पता है भैया g होता है gm अपॉन r स्क्वायर एट द सरफेस, तो gh होता है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अच्छा gh का और एक फॉर्मूला है विच इज 1 g इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h अपॉन r, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, h जो है वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू r, और अगर h कंसिडरेबली लार्ज है तो इस केस में हमने जो पहला फॉर्मूला लिया है ना उसे ही यूज़ करना पड़ता है, तो उसको ही अपन यूज़ करेंगे। एंड लेट्स सॉल्व दिस। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मुझे क्या निकालना है भैया, रेडियस ऑफ अर्थ निकालना है। तो किसी को भी किसी से डिवाइड करो, मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा भैया, देखो टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ls अपॉन g इंटू gh अपॉन lh, ऐसे आ जाएगा। सो अब देखो 1 इज इक्वल टू, 1 सॉल्व कर रहे हैं इसको,
सो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एस और एल एच के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो जैसे का वैसे ही रखेंगे, दिस इज एल एस अपॉन जी इज वॉट, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर चला गया ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय जी एच इज वॉट, जी इंटू या फिर ये जी एच इज जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर, सो जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू क्या बचता है, एल इंटू एच। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करता हूं। सो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचता है, देखिए जी एम कैंसल, एल एस इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एल एच, तो एल एस इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एल एच। चलो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 इज इक्वल टू एल एच इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एल एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सो दिस वुड बी आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एस अपॉन एल एच इंटू आर का स्क्वायर। चलेगा। अब देखो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एस अपॉन एल एच इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एस अपॉन एल एच इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, जो लेफ्ट साइड में आर था उसको मैंने राइट साइड में लेकर माइनस किया है, सो एच वुड बी इक्वल टू आर अगर कॉमन आ जाता है, सो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ एल एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एल एच माइनस 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, सो एच इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल एस इन ब्रैकेट माइनस अंडर रूट ऑफ एल एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल एच। तो आर क्या होगा फिर, देन आर इज, आर को अगर मैं आइसोलेट करता हूं, तो दैट वुड बी एच टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एल एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल एस माइनस अंडर रूट ऑफ एल एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ, कौन सा है ऑप्शन भैया, है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन, एच इंटू अंडर रूट ऑफ एल एच इंटू अंडर रूट ऑफ एल एच, देखो यहाँ पे दिख रहा है और वही एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ एल एस माइनस अंडर रूट ऑफ एल एच, यस, सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखने में लेंदी लग रहा है, वैसे वो लेंदी है नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्रक्स पता चल जाएगा कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जी एम निकाल कर दिखाया, मैं लिखता ही नहीं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिखता एल एस इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एल एच, और इसको सॉल्व करते जाता तो डायरेक्टली यहाँ पर इस रिलेशन तक मैं पहुंच सकता था, बट आपको समझाना है तो मुझे इस लेंदी प्रोसीजर को थोड़ा सा लिख कर बताना पड़ा, ताकि कौन सा कहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी। तो एक स्टेशनरी लिफ्ट है, मान लीजिए दिस इज अ लिफ्ट, उसमें एक पेंडुलम है ऐसा, ठीक है, तो उस पेंडुलम का जो पीरियोडिक टाइम है उसको उन्होंने बोला है टी, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रही होगी, जी रही होगी। व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन जी बाय 3, अब लिफ्ट क्या हो रही है, इट इज मूविंग अपवर्ड एंड द एक्सेलरेशन इज जी बाय 3, द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी, तब पीरियोडिक टाइम क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। अब देखोगे अगर आप, तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, 2 पाई तो जैसे का वैसा, मतलब टी विल नाउ डिपेंड अपॉन जी, राइट, सो आई कैन सिंपली राइट फर्स्ट इंस्टेंस में टी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी हो गया। और अगर मैं सेकंड रिलेशन ले रहा हूं टी डैश का, सो टी डैश वुड बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी डैश लिखना पड़ेगा, कब, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। सवाल यह है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो जो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बढ़ा होता है या कम हुआ होता है, तो हम जानते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, मतलब इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना, अपवर्ड एक्सेलरेशन,
तो जो सूडो फोर्स होता है वो सूडो फोर्स डाउनवर्ड होता है, और अगर सूडो फोर्स डाउनवर्ड है तो हमें हेवियर फील होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ी है, ऐसा हमें फील होगा। एंड इन दैट केस इफ अपवर्ड एक्सेलरेशन इज ए, देन जी डैश विल बी जी प्लस ए हमें लिखना पड़ता है। वही अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता, इफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, देन जी डैश वुड बी जी माइनस ए लिखना पड़ता। इसको आपको अच्छे से याद रखना है ताकि अगर क्वेश्चन घूम के आ जाए तो ये रिलेशन हमें पता हो। फिर से अपवर्ड जा रहा है तो जी में ऐड कर लो, नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नेट होगी उसमें जी से हमें एक्सेलरेशन को माइनस करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट टी अपॉन टी डैश वुड बी इक्वल टू, इनवर्स होने के कारण अंडर रूट ऑफ जी डैश अपॉन जी आई एम राइटिंग हियर, सो टी अपॉन टी डैश वुड बी अंडर रूट ऑफ, चलो जी डैश क्या हो जाएगा, जी प्लस ए लिखना पड़ेगा मुझे, और एक्सेलरेशन देकर रखा है, कितना दिया है भैया, जी बाय 3 देकर रखा है, तो उसको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जी। चलो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू जी प्लस जी बाय 3 कितना हो जाएगा, तो जी प्लस थ्राइस ऑफ जी प्लस जी 4g, यस 4 टाइम्स ऑफ जी डिवाइडेड बाय 3 इंटू जी, तो जी जी कैंसिल हो गया भैया, कितना बचा है हमारे पास, टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 बचा है। ठीक है, पूछा क्या है, द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, बाद में तो टी डैश पूछा है भैया, तो टी डैश क्या हो जाएगा फिर, देन टी डैश इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ टी, this is my t dash, root 3 times t, but yes, option A. So option A is the correct option. Let's move ahead. A simple pendulum has a periodic time t1 when it is on the surface of earth of radius r. तो मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ये होती है अर्थ की रेडियस r। यहाँ पे सरफेस पे मैं अपना सिंपल पेंडुलम ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका टाइम पीरियड है t। अच्छा, अगर वो सरफेस पर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी होगी। आगे क्या बोला है, इट्स पीरियोडिक टाइम इज t2 व्हेन इट इज टेकन टू द हाइट r अबोव द अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर r हाइट पे हमने उस पेंडुलम को लेकर गए हैं, तब टाइम पीरियड कितना हुआ है, t2 हुआ है। तो अगर मैं अलग पेन से मार्क करूं तो मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस पर न्यू टाइम पीरियड इज t2, जब अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी जी एच, ऐसे में लिख सकता हूं। ठीक है, अब g का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, सो ऑन द सरफेस दिस वुड बी जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर, एंड एट सर्टन हाइट जी एच वुड बी इक्वल टू जी एम अपॉन, हम जानते हैं भैया, आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, क्योंकि कंसिडरेबल हाइट है ना, बहुत बड़ी हाइट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आराम से हम T1 और T2 के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आगे पूछा क्या है हमें, व्हेन इट इज टेकन टू हाइट r अबोव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1 इज, तो चलो फट से कर लो, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, अब T का जो रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वो इनवर्स होता है, सो आई कैन राइट T2 के लिए अपॉन GH और T1 के लिए ऊपर जाएगा तो G। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इज GM अपॉन R स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, R प्लस H का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय GM। अब H जो है दिस बेसिकली R इज नथिंग बट H, तो ये GM कैंसिल हो गया। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H इज नथिंग बट R, सो R प्लस R इज 2R, उसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R का स्क्वेयर, सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ R का स्क्वेयर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, तो R कैंसिल, कितना बचा है अंडर रूट 4, बाहर आ जाएगा तो 2, सो T2 अपॉन T1 वुड बी इक्वल टू 2, so I can write T2 is 2 times of T1, right? T2 is 2 times of T1, so option C चलेगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट एट P, it is released and when it is reaches to Q it loses 10% of its total energy to the air resistance, what is its velocity at Q। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। इनिशियल पोजीशन P है, यहाँ से बॉब छूटा है, एंड व्हेन इट रीचेस टू Q, वैसे तो वो आगे बढ़ेगा लेकिन जब तक वो Q तक रीच होगा तो अपनी जो कुछ भी उसके पास एनर्जी थी
यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन लोअर मोस्ट पोजीशन पे कौन से फॉर्म में होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जितनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहा था ना हमारा ये पर्टिकुलर बॉब, तब 10% एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो बची कितनी, 90%। मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे लोवेस्ट पोजीशन पर हमें मिली है। और आगे उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट क्यू, तो क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी है। अब देखो गिवन कंडीशन को ही यूज करते हैं एंड देन वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। सो हम जानते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन विल बी 0.9 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पी पोजीशन। चलेगा। अब लोवेस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी का स्क्वेयर। अब v को आप वी क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यू पॉइंट पर हम लिख रहे हैं, विच इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो अगर मैं mgh करूँ तो हाइट देकर रखी है 2 मीटर, सो आई एम राइटिंग m इंटू जी इंटू 2 मीटर, राइट। अब देखो ये जो 2 है उधर चले जाएगा तो दैट विल बिकम 4, मास दोनों जगह पे है तो कैंसिल हो गया। सो वी हैव वी क्यू का स्क्वेयर इज नथिंग बट 0.9 इंटू 4 इंटू जी। देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने के लिए बोला है तो हमने 10 यूज कर लिया है। सो वी क्यू स्क्वायर इज बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 इंटू 4 दैट इज 36। सो वी क्यू स्क्वायर इज 36। तो वी क्यू कितना हो गया भैया, अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। सो वी क्यू इज 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is released from a position of small angular displacement theta. Its linear displacement at time t is। अब देखो जो पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम है उसको थीटा पोजीशन तक लेकर गए हैं, दिस इज थीटा, ठीक है। और जब वो थीटा पोजीशन पर आएगा तो ये हुआ उसका एम्पलीट्यूड, तो इस एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से बॉब को छोड़ दिया तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। उन्होंने बोला है यहाँ से छूटने के बाद जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से जब वो बॉब छूटेगा तो इन टी टाइम वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो टी टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं भैया, मीन पोजीशन से। तो यही एक्स की वैल्यू हमें पता करना है जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन से आगे बढ़ चुका होगा। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन से जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हमें पता है। सवाल ये है क्या इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को मैं सिंपल पेंडुलम के लिए यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एक्चुअली एन लीनियर एसएचएम। सो इफ राइटिंग दिस इक्वेशन आई कैन गेट x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t। चलेगा। अब देखो कैपिटल T इज एक्चुअली द टाइम पीरियड। कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड, विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ, देखिए ऊपर हो गया 2 पाई, नीचे क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इंटू ये t जैसे का वैसा। अब 2 पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल बचेगा यहाँ पे। सो आई कैन राइट हियर x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ, ये है अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इन डिनोमिनेटर, तो ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, ठीक है, जी बाय एल इंटू टी। चलेगा। अब ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास ऐसा, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में अंडर रूट ऑफ जी बाई एल यहाँ पे भी आया है, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल यहाँ पे भी आया है, मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी। सवाल ये है कि यहाँ पर एल थीटा कॉस है और यहाँ पर एल थीटा साइन है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कॉस थीटा वाला है, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा, यही ऑप्शन मैच करेगा। बट ए को उन्होंने लिखा है एल इंटू थीटा, ये कैसे हुआ, तो सपोज दिस वॉज थीटा, दिस इज ए, तो ए इज एक्चुअली आर्क ऑफ सर्कल, राइट। और ये अगर एक आर्क ऑफ सर्कल है तो हम जानते हैं आर्क कैसे फाइंड किया जाता है, आर्क इज नथिंग बट एंगल इंटू रेडियस। तो हमारी एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितना है एल, है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स माय रेडियस। सो आई कैन से आर्क ए इज नथिंग बट एल थीटा। सो यहाँ पर मैं x इज नथिंग बट a को एल इंटू थीटा लिख सकता हूँ, विच इज
cos of under root of g by l into t. This is the expression which is my option A here. चलेगा? So this is our answer. अब बहुत ही छोटे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं एंड दोज आर वेरी इजी. चलो सॉल्व कर लेते हैं. अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and a bob of mass m is executing SHM of smaller amplitude A. The maximum tension in the string will be. हम जानते हैं भैया मैक्सिमम टेंशन के लिए टी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है. इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी. ये है मैक्सिमम टेंशन. अब बोला क्या है, लेंथ एल है, मास एम है, एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है और मैक्सिमम टेंशन फाइंड करना है. सो दिस इज इक्वल टू दैट मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर. अब देखो वी क्या है, v इज वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टेंशन हमें लोवेस्ट पॉइंट पे मिलता है. सो आई कैन राइट दिस एज वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी. अब हमें आगे अगर इसको सॉल्व करना है और यहाँ इस ऑप्शन तक अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, वी एल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. अब पेंडुलम ध्यान से देखिए, जब पेंडुलम लोवेस्ट पॉइंट से क्रॉस हो रहा होगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज ओमेगा इंटू ए. तो वी एल स्क्वायर के जगह में ओमेगा इंटू ए का स्क्वायर रख सकता हूँ. सो आई एम राइटिंग टी मैक्स इज इक्वल टू एम इंटू वी एल इज ओमेगा इंटू ए. सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी आई विल हैव. राइट. सो टी मैक्स इज इक्वल टू एम. ए स्क्वायर एक्सप्रेशन में है तो ए स्क्वायर जैसे के वैसे रखूंगा, फिर बचता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम इंटू जी. अब देखो टी इज व्हाट, टी इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी. सो 2 पाई कैंसल अपॉन एल बाई जी है तो ये ऊपर चलेगा जी बाई एल. 2 पाई कैंसल. सो ओमेगा को आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ऐसे में लिख सकता हूँ. तो चलो उसमें रख लेते हैं. सो टी मैक्स इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन एल. ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी बाई एल का होल स्क्वायर प्लस एम जी. चलेगा. सो एम ए का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय दैट वुड बी एल का स्क्वायर प्लस एम जी. अब हम यहाँ से एम जी अगर कॉमन ले लेंगे, सो वी विल हैव एम जी कॉमन, वी गेट ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन. कौन सा है क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है. देखिए एम जी इंटू 1 प्लस अंडर इन ब्रैकेट ए बाई एल का होल स्क्वायर. सो ए बाई एल का होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन बी इज माई आंसर. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. क्या दिया है, अ बॉब ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन O टू Q एंड द बॉब इज देन रिलीज. पहली बात तो नोटिस करना है कौन सा पेंडुलम बोला है भैया, सेकंड्स पेंडुलम. तो सेकंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स और जो लेंथ होती है वो होता है 1 मीटर. नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन O. तो ये जो वर्टिकल पोजीशन है यही होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ से हम उसको अगर डिस्प्लेस करके लेकर जा रहे हैं तो कहाँ तक लेकर गए, Q तक, और वहां से छोड़ दिया. तो Q की ना इन्होंने हाइट देकर रखी है विथ रिस्पेक्ट टू O. वो कितनी देकर रखी है, h is the height. Now आगे बोला है let m be the mass of bob, the tension in the string when it passes through the point O. तो point O मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन. यहाँ से अगर वो पास हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ पास होगा और वही आपको फाइंड करने के लिए बोला है. तो सबसे पहली बात देखिए, टेंशन इज ऑलवेज एट मैक्स, टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पोजीशन विच इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी. अब L की वैल्यू 1 मीटर है तो मैं छोड़ देता हूँ. सो आई कैन राइट टी मैक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम जी. चलेगा. यहाँ से अगर मैं m को कॉमन लेकर रखूँ तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस जी. इसके आगे हमें टी मैक्स नहीं, टी मैक्स का और कोई एक्सप्रेशन है नहीं. फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. यस, टी मैक्स ही फाइंड करना है. अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं अगर हमारे पास v की वैल्यू नहीं है. तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं.
सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर पार्टिकल क्यू पोजीशन पे था तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और यहाँ पर ओ पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल. सो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू पोजीशन. लोएस्ट पोजीशन ओ है, सो आई एम राइटिंग हाफ ऑफ एम वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी इंटू हाइट होती है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एच ही लिख लेंगे क्योंकि हमें बोला है एच. सो देखिए एम एम कैंसल, टू उधर चले जाएगा, सो वी स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एच. चलो रखो इसको ऊपर, तो हो जाएगा भैया टी मैक्स इज इक्वल टू एम इंटू ट्वाइस ऑफ जी एच प्लस जी. ठीक है, अब देखो ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जी अगर कॉमन लेकर आएंगे सो एम जी इंटू ट्वाइस ऑफ एच प्लस 1, ये भी ऑप्शन हो सकता है. कौन से ऑप्शन दिए हैं हमें, वी हैव बीन गिवन जी सेपरेटली हियर और दूसरे एक्सप्रेशन में जी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा. देखो अगर इस जी को मैं पाई स्क्वायर लिखूं, जो कि हम जानते हैं जी कितना होता है, इक्विवेलेंट टू पाई स्क्वायर होता है, अगर ऐसा किया तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, दैट टी मैक्स इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई स्क्वायर एच प्लस जी, ये ऑप्शन आ जाएगा. देखो 2 पाई स्क्वायर एच प्लस जी एंड दिस मैचेस विथ एम इंटू जी प्लस 2 पाई स्क्वायर एच. ऑप्शन ए के साथ वो मैच कर रहा है. थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको आप एक बार अपने एंड पर फिर से सॉल्व करके देखो. इस तरीके के प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व किए हैं तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन गलती से आ गया नेक्स्ट ईयर तो आपको बहुत अच्छा होगा इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए. ठीक है, और ये सॉल्व करके रखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑप्शंस भी पता होते हैं, तो इजीली आप उसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा. पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. हमने देखा है कि कई बार एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली हर अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं, तो आपके काफ़ी मार्क्स पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है. चलेगा, सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.